Good morning, students. Welcome to our YouTube channel Roots of Civil Engineering. आपके अपने YouTube चैनल रूट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग पे आपका स्वागत है। कक्षा 6 की पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, क्लास 6 की। पुस्तक का नाम क्या है? बुक का नाम है हमारा राजस्थान। क्या नाम है? हमारा राजस्थान, भाग फर्स्ट। इस बुक के हम ऑलरेडी 7 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं और आज चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम क्या है? आजीवा के आजीविका आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। इस चैप्टर में हमको पढ़ने के लिए क्या मिलेगा? पशुपालन। आपके रीट में टॉपिक लग रहे हैं जो पशुपालन, खनिज प्लस कृषि। इन 3 टॉपिक्स का हम इंट्रोडक्शन पार्ट इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, देखिए, हमने आपको राजस्थान एक परिचय, राजस्थान का इतिहास जानने के स्रोत, राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल, आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप, राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, राजस्थान का भौतिक स्वरूप, जल संसाधन एवं संरक्षण, और आज हम पढ़ रहे हैं आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। ऑलरेडी हम 7 चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं। आज चैप्टर नंबर 8 को हम पढ़ेंगे। जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। आपको ये टोटल 7 चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिए हैं। प्ले लिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, आपका आज का अपना चैप्टर है आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन में क्या है। मनुष्य अपने जीवन निर्वाह के लिए जो कार्य करते हैं, ये क्षेत्र विशेष के प्राकृतिक संसाधन, जलवायु व आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्तर पर निर्भर करता है। राजस्थान खनिज संपदा में एक संपन्न राज्य है। साथ ही यहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अतः यहाँ के लोग प्रमुखतः कृषि, पशुपालन व खनन कार्य करते हैं। आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यटन, उद्योग व सेवा क्षेत्र में कार्य करने वालों की संख्या बढ़ी है। अब देखिए, जो राजस्थान है, अपना राजस्थान, ये खनिज संपदा में एक संपन्न राज्य है। साथ ही यहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है। यहाँ के लोग कौन कौन से व्यवसाय करते हैं? कृषि, पशुपालन व खनन कार्य करते हैं। तो अब देखते हैं राजस्थान में कृषि। सबसे पहला टॉपिक है अपना राजस्थान में कृषि। राजस्थान का 60% भूभाग मरुस्थल है। यहाँ अधिकांश कृषि मानसून की वर्षा पर निर्भर निर्भर है। अतः राजस्थान को कृषि का मानसून का जुआ कहा जाता है। यहाँ वर्ष भर में 3 प्रकार की फसल होती है। अब देखिए, इससे आपका एक क्वेश्चन, इन 3 लाइनों से आपका एक क्वेश्चन बन चुका है कि मानसून का जुआ किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा भी हुआ है एग्जाम में। जो RSMSB द्वारा एग्जाम कंडक्ट होते हैं समय समय पर, उसमें एक क्वेश्चन पूछा भी हुआ है कि मानसून का जुआ किसे कहा जाता है। तो राजस्थान में जो जो कृषि है, मानसून का जुआ किसे कहते हैं? कृषि को। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में 3 प्रकार की फसल बोई जाती है। वो कौन कौन सी हैं? एक है रबी की फसल, फिर खरीफ की फसल और जायद की फसल। अब यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पुट होते हैं। आपको एक फसल दे देगा और उसका नाम पूछेगा कि हाँ भी ये फसल कौन सी है, या फिर आपको एक कॉम्बिनेशन दे देगा, 3-4 फसलें दे देगा और उसमें पूछेगा निम्न में से बताइए कि रबी की फसल कौन सी है। ठीक है। तो रबी की फसल देखिए, अब रबी की फसल की बुआई सर्दी प्रारंभ होने पर की जाती है तथा गर्मी प्रारंभ होने पर मार्च अप्रैल में कटाई की जाती है। देखिए, जो रबी की फसल है, इसकी बुआई कब होती है? सर्दी स्टार्ट में।
जब सर्दी स्टार्ट होती है तब रबी की फसल की बुआई होती है और कटाई होती है मार्च अप्रैल में। मार्च अप्रैल में मीन्स क्या है, गर्मी स्टार्ट होने पर कटाई कर ली जाती है। ठीक है। अब रबी की फसल जो मोस्ट कॉमन फसल है रबी की, वो कौन कौन सी हैं? गेहूं, जौ, चावल, चना, सरसों आदि क्या है, प्रमुख फसलें हैं। अब देखिए, आपको ये याद रखना है कि गेहूं, जौ, चावल, चना और सरसों ये किसकी फसल है? ये रबी की फसल है। क्योंकि आपके क्वेश्चन कृषि से 100% फसल से पूछा जाएगा कि कौन सी रबी की फसल है, कौन सी खरीफ की फसल है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, खरीफ की फसल। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है। वह शीत ऋतु प्रारंभ होने से पहले काट ली जाती है। वर्षा ऋतु से पहले बोई जाएगी और शीत ऋतु से पहले, प्रारंभ होने से पहले काट ली जाती है। इसमें मुख्य फसल ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल आदि हैं। तो खरीफ की फसल कौन कौन सी हैं? ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना और मूंगफली और तिल। ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है कि कौन कौन सी फसल खरीफ की है। नेक्स्ट, जायद की फसलें। नेक्स्ट है अपनी जायद की फसलें। यह फसल मार्च अप्रैल से जून जुलाई तक ली जाती हैं। इस समय खरबूज, तरबूज, ककड़ी आदि उगाए जाते हैं। तो जायद की फसलें में कौन कौन सी फसल आ गई? जो अपने जितने भी फल वगैरह इत्यादि आते हैं ये सभी किस में आ जाएंगे? जायद की फसलें, जैसे खरबूज, तरबूज, ककड़ी, ये सभी किस में आएंगे? जायद की फसलों में। अब देखिए, राजस्थान में कैसी, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी मैंने आपको बता दी है, जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ थी। ये रबी की फसल कौन कौन सी है, खरीफ की फसल कौन कौन सी है और जायद की फसल कौन कौन सी है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन के कारण। अब जो राजस्थान में जो कृषि पिछड़ रही है, राजस्थान में कृषि में, राजस्थान जो अपना राज्य है ये कृषि में आगे क्यों नहीं है, इसके पिछड़नेपन का कारण क्या है? तो सबसे पहले देखिए, प्राकृतिक कारण। बार बार सूखा, रेतीला, बार बार सूखा, रेतीली, ऊसर व बंजर भूमि और मृदा अपरदन। प्राकृतिक कारण क्या है कि वर्षा सही से नहीं होती। दूसरा, ऊसर व बंजर भूमि है, कई स्थानों पर बंजर भूमि है। मृदा अपरदन, जो मृदा का अपरदन होता जाता है। मृदा अपरदन किसे कहते हैं? जैसे बाढ़ वगैरह आई तो जो उपजाऊ मिट्टी की लेयर है, ऊपर की जो लेयर है, जो मिट्टी की ऊपरी परत है जिसे हम उपजाऊ मिट्टी कहते हैं, वो कहीं दूसरे स्थान पर चली जाती है, उसे हम क्या कहेंगे? मृदा का अपरदन कहेंगे। दूसरे नंबर पे है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या क्या है? किसानों की निर्धनता, उपज का कम मूल्य, पुरानी तकनीकी से कृषि, सिंचाई के साधनों की कमी, उत्तम खाद बीज की कमी। अब देखिए, आर्थिक कारण क्या क्या है कि किसानों के पास पैसा नहीं है, किसानों की निर्धनता है, उपज का कम मूल्य, अब किसान जो उगा लेते हैं उससे भी कम मूल्य उनको मिलता है। पुरानी तकनीकी से कृषि, अब किसानों के पास जब पैसा ही नहीं है तो नई तकनीकी कहाँ से लेके आएंगे? सिंचाई के साधनों में कमी, सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है। उत्तम खाद बीज की कमी, उत्तम खाद, अच्छा खाद और अच्छे बीज उपलब्ध नहीं होने के कारण ये सभी क्या है? आर्थिक कारण है। संगठनात्मक, तीसरा कारण क्या है? संगठनात्मक कारण। भू स्वामित्व समस्या, नीतिगत कमजोरियां, भूमि से संबंधित भी समस्या है जो क्या दर्शाती है? संगठनात्मक कारण को दर्शाती है। नेक्स्ट, राजस्थान में कृषि की विशेषताएं। अब देखिए, यहाँ लाइन्स, इन लाइनों से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्या है? कृषि की विशेषताएं क्या क्या है? देश में सर्वाधिक बाजरा, सरसों व ग्वार का उत्पादन राजस्थान में होता है। तो एक लाइन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट मिल गई कि देश में सर्वाधिक बाजरा, सरसों व ग्वार का उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान, अपने राजस्थान के अंदर होता है। उत्तर प्रदेश के पश्चात राजस्थान भारत में जौ व चना उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर राजस्थान उत्पादन में किस में है? जौ व चना में। पश्चिम राजस्थान में बाजरा सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न है। अब देखिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो पश्चिम राजस्थान में क्या बोया जाता है? सर्वाधिक बाजरा बोया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, दक्षिण राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में मक्का की खेती प्रमुख है।
अब दक्षिण राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्या बोया जाता है? मक्का। क्या बोया जाता है? मक्का। ठीक है। राज्य में श्रीगंगानगर जिला गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन श्रीगंगानगर जिले में होता है। किस में होता है? श्रीगंगानगर जिले में होता है। ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, इन लाइनों से क्वेश्चन ऑलरेडी आपके पूछे जा चुके हैं प्रीवियस एग्जाम्स में। नेक्स्ट, पश्चिम राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से करीब 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचित सुविधा का विकास हुआ है। आपने नहर का नाम सुना होगा, IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। किसके लिए लाभदायक है? पश्चिम राजस्थान के लिए। पश्चिम राजस्थान के लिए ये लाभदायक है, जिससे इस नहर से टोटल पश्चिम राजस्थान का जो एरिया 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में क्या होती है? इस नहर के पानी से सिंचाई होती है। ठीक है। नेक्स्ट, सिर्फ 35% फसल क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। कुल सिंचित क्षेत्र के 66% प्रतिशत भाग की सिंचाई कुएं व ट्यूबवेल से होती है। नहरों द्वारा करीब 33% सिंचाई होती है। तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र बहुत कम है। अब देखिए, जो 35% सिंचाई है, जो 35% है फसल क्षेत्र में, उसमें क्या उपलब्ध है? सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है। अब जो टोटल कृषि का सिंचित क्षेत्र है, उसके 66% भाग पर जो सिंचाई है वो कुएं से होती है। कुएं प्लस ट्यूबवेल से। ठीक है। 33% पे किससे होती है? नहरों से होती है। और तालाबों द्वारा जो सिंचित क्षेत्र है वो ना के बराबर है। कहने का मतलब बहुत कम है। ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान में पशुपालन। अब देखिए, अभी तक हमने कृषि के बारे में पढ़ा है, तो कृषि में ये सभी लाइन्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक लाइन से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं राजस्थान में पशुपालन। राज्य के मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र में कम वर्षा व कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पशुपालन की जीविकोपार्जना का सहज साधन है। इन क्षेत्रों में कृषि के अवसर तो सीमित हैं ही, औद्योगिक रोजगार के अवसर भी पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण लोगों को पशुपालन से रोजगार के साथ साथ आवश्यकता की कई वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। अब देखिए, राजस्थान में कृषि के साथ क्या किया जाता है? पशुपालन भी किया जाता है, जिससे राजस्थान के आर्थिक विकास में बढ़ोतरी होती है और जो कुछ रोजगार भी पशुपालन से प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट, अब इससे आपका कोई क्वेश्चन नहीं बना है। ठीक है। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। अब देखिए, ये लाइन आपके लिए क्वेश्चन है कि पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। राजस्थान में भारत का लगभग 11.27% पशुधन पाया जाता है। मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र के अलावा संपूर्ण राजस्थान में अधिकतर किसान खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। अब देखिए, कृषि के साथ साथ जो किसान है वो पशुपालन भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पशुपालन भी कर रहे हैं। और राजस्थान में कितने प्रतिशत पशुधन पाया जाता है भारत का? 11.27%। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कितना पाया जाता है? 11.27%। और राजस्थान दूसरा स्थान प्राप्त करता है किसमें? पशुपालन की दृष्टि से। ठीक है। राजस्थान के पालतू पशु। अब राजस्थान में कौन कौन से पशु हैं जो पालतू श्रेणी में आते हैं? पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान में गाय, बैल, भैंस, बकरियां, ऊंट, भेड़, घोड़े, गधे आदि पाले जाते हैं। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में ऊंट, बकरियां व भेड़ पालन बहुतायत से किया जाता है। राजस्थान की 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार ऊंट व गधा की संख्या में चिंताजनक कमी हुई है। भेड़ बकरियों की संख्या में भी कमी आई है। गाय व भैंसों की संख्या में भी मामूली वृद्धि हुई है। राजस्थान में मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्मिंग का व्यवसाय भी तेजी से बढ़ रहा है। अब देखिए, मुर्गी पालन राजस्थान में इसका व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा है।
और राजस्थान जब 20वीं पशुगणना हुई थी, कब हुई थी? 20वीं पशुगणना 2019 में। तो इसमें ये देखा गया कि राजस्थान के अंदर जो ऊँट व गधे हैं, राजस्थान में जो ऊँट व गधे पशु हैं, उनकी संख्या में बहुत ही ज़्यादा कमी आई है। हालांकि भेड़ और बकरियां हैं, उनकी संख्या में भी कहीं कमी आई है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कमी आई है वो ऊँट व गधों की संख्या में कमी आई है। ठीक है। पशुपालन से लाभ। अब पशुपालन से क्या क्या लाभ है हम ये देखते हैं। पशुपालन से ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलता है एवं पशु पर आधारित उद्योगों का विकास होता है। इस व्यवसाय से पौष्टिक आहार, घी, मक्खन, छाछ, दही आदि की प्राप्ति होती है। डेयरी, ऊन, परिवहन, चमड़ा, चारा आदि उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर पशु उत्पादन का विदेशों में निर्यात भी किया जाता है। अब देखिए, पशुपालन से क्या क्या प्राप्त होता है हमें। जैसे गाय और भैंस, ये दो प्रमुख पशु हैं जो दूध दूध देती हैं। तो इनसे क्या निकलता है? जो दूध से हम घी, मक्खन, छाछ, दही इत्यादि, और ये आगे जाके ट्रांसपोर्ट में भी ये निर्यात भी, ये विदेशों को निर्यात भी किया जाता है, विदेशों को इंपोर्ट भी किया जाता है। ठीक है। पशुपालन निधनता के कारण पशुओं को पौष्टिक आहार व सही इलाज नहीं दे पाते हैं। पशुपालन के पास कमजोर व घटिया नस्ल के पशु हैं। चारागाहों के लिए प्राप्त भूमि के कमी। अब हम पढ़ रहे हैं पशुपालन की समस्याएं। तो पशुपालन में क्या क्या समस्याएं हैं कि पशुपालक निधनता के कारण पशुओं को पौष्टिक आहार व सही इलाज नहीं दे पाते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको किसी में बताया है कि जो किसान है उसके पास पैसे की कमी होने के कारण ना तो वो सही से कृषि कर पा रहा है और ना सही से वो पशुपालन कर पा रहा है। पशुपालकों के पास कमजोर व घटिया नस्ल के पशु हैं, अच्छे नस्ल के पशु नहीं है। चारागाहों के लिए पर्याप्त भूमि की कमी है। जब चारा ही नहीं मिलेगा पशुओं को तो उनकी वृद्धि और विकास नहीं हो पाएगा। परंपरागत तरीके से पशुपालन करते हैं। पशुपालन में व्यावसायिक दृष्टिकोण की कमी है। जो राजस्थानी किसान है, तो राजस्थान में जो किसान है वो पुराने तरीके से ही पशुपालन करते हैं और व्यवसाय व्यवसाय मतलब उनके पास व्यवसायिक दृष्टिकोण नहीं है। व्यवसायिक दृष्टिकोण नहीं है। व्यवसायिक दृष्टिकोण से मतलब कि जैसे डेयरी वगैरह, डेयरी स्टार्ट कर दी, दुग्ध डेयरी, आप सभी ने नाम सुना होगा सरस का। ये क्या है? एक दुग्ध डेयरी है। तो ऐसे जो व्यवसाय हैं उनका दृष्टिकोण राजस्थानी किसानों के पास में नहीं है। नेक्स्ट, बार बार सूखे व अकाल से पशुधन कम होता जा रहा है। अब जब पानी की समस्या है, जब बार बार सूखा पड़ रहा है, अकाल पड़ रहा है, तो पशुधन कम होगा ही। क्यों? क्योंकि बारिश ना होने की वजह से कृषि अच्छे से नहीं हो पा रही है। कृषि अच्छे से नहीं हो पा रही है तो चारा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है पशुओं को। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान में खनन। तो देखिए, ये जो टॉपिक्स हैं आपके लिए पशुपालन में समस्या है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है दृष्टि से। बहुत रेयर चांस है कि कोई क्वेश्चन पुट हो सके। अगर कोई क्वेश्चन पुट होगा तो आप इजीली उस क्वेश्चन को कर पाएंगे, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं आएगी। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान में खनन। राजस्थान में कई विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायबघर कहा जाता है। राजस्थान में लगभग 67 प्रकार के खनिजों का खनन होता है। अब देखिए, राजस्थान में क्या बोला जाता है? खनिजों का अजायब घर। ये क्वेश्चन आपके लिए है कि खनिजों का अजायब घर किसे बोला जाता है? राजस्थान को बोला जाता है। और राजस्थान में लगभग 67 प्रकार के खनिजों का खनन होता है 67 प्रकार के खनिजों का। खनिज तो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन 67 प्रकार के खनिज तो राजस्थान में खनन किए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक खनिज जो उपलब्ध है उसका नाम क्या है? रॉक फास्फेट। क्या नाम है उसका? रॉक फास्फेट। जो सबसे ज्यादा खनिज राजस्थान के अंदर पाया जाता है वो है रॉक फास्फेट। ठीक है। तो ये लाइन आपके लिए क्वेश्चन है। सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर आदि के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। अब देखिए, क्वेश्चन वो पुट कर देता है कि राजस्थान में किस खनिज के ऊपर राजस्थान का एकाधिकार है। तो कौन कौन से वो खनिज हैं? सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी और संगमरमर। इन सभी के ऊपर क्या है? राजस्थान का एकाधिकार है। चूना पत्थर, टंगस्टन, अभ्रक, तांबा, इमारती पत्थर अन्य महत्वपूर्ण खनिज है। जो चूना पत्थर, टंगस्टन और अभ्रक, तांबा, ये सभी क्या है? अन्य महत्वपूर्ण खनिज है।
राजस्थान में खनिज की उपलब्धता को देखते हुए खनिज आधारित नए उद्योगों की स्थापना के काफ़ी अवसर हैं। यही कारण है कि राज्य सरकार प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने पर ध्यान दे रही है। अब देखिए, जिस जिस स्टेट से सबसे ज़्यादा खनिज उपलब्ध होते हैं, वो सबसे ज़्यादा खनिज निकाले जा सकते हैं, वो जो स्टेट है उसमें अपने आप ही ऑटोमेटिक उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ती जाती है। तो अपना राजस्थान स्टेट भी यही चाहता है कि जो जो खनिज हैं जो खनिज है खनिज आधारित उद्योग हैं, जो खनिज उद्योग हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए, जिससे राजस्थान की इकोनॉमी में सुधार हो सके। राजस्थान में अवैध बजरी खनन से पर्यावरण प्रदूषण की समस्याएं निरंतर बढ़ रही हैं। अवैध खनन से अरावली पर्वतमाला का कई पहाड़ियां पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। इसके गंभीर पर्यावरणीय दुष्परिणाम हो सकते हैं। अब राजस्थान में एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि बजरी खनन अवैध बजरी खनन से क्या हो रहा है कि जो अपनी अरावली पर्वतमाला है, वो धीरे धीरे गायब होती जा रही है, और इसके गंभीर जो परिणाम है वो आपको देखने के लिए आगे मिल सकते हैं। तो आज का जो अपना चैप्टर है वो यहाँ समाप्त हो जाता है। अब कुछ शब्दावलियां हैं, उनको देखते हैं। आजीविका आजीविका किसे कहते हैं? रोजगार, जीवन निर्वाह हेतु किया जाने वाला कार्य। आजीविका क्या है? रोजगार। जीने के लिए अपना जीने के लिए जो कार्य किया जाता है वही क्या है? आजीविका है। अतिवृष्टि किसे कहते हैं? अत्यधिक वर्षा। जब जब सबसे ज़्यादा वर्षा होती है उसी क्या या क्या कहेंगे हम? अतिवृष्टि कहेंगे। निर्यात, देश से माल बाहर अन्य देशों को भेजना, निर्यात किसे कहेंगे? आयात किसे कहेंगे? दूसरे देश से अपने देश में माल लाना। और निर्यात किसे कहेंगे? अपने देश से दूसरे देश में माल पहुंचाना। अब कुछ क्वेश्चन है अभ्यास प्रश्न। रबी की फसल की प्रमुख फसल कौन सी है? इस टाइप के क्वेश्चन सीधे आपको यहाँ ही हो सकता है कि एज इट इज, और हो सकता नहीं, कई बार हुआ भी है कि आरबीएससी की बुक से जो पीछे एमसीक्यू दिए हुए हैं वहां से सीधा क्वेश्चन उठाता है, वो सीधा क्वेश्चन उठाता है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करने हैं। जैसे कि मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस देखने हैं तो मैंने एक राजस्थान जी के एमसीक्यू रामबाण बैच चालू कर रखा है स्पेशल विद्यार्थियों के लिए। जो 6 to 10 की बुक्स हैं, इनको मैं आपको एमसीक्यू बेस पे भी पढ़ा रहा हूँ, जिससे किस किस प्रकार के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब इसमें अपनी जो 6 क्लास है, कक्षा 6 है, इसमें सिर्फ 2 चैप्टर और बचे हैं, जिनके लेक्चर भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे नेक्स्ट 2 डेज में। उसके बाद हम 7th क्लास को स्टार्ट करेंगे। 7th क्लास को हम स्टार्ट करेंगे, फिर हम 8 को लेंगे, फिर 9 को लेंगे, फिर 10 को लेंगे। ठीक है? तो जो चैनल पर नए हो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।